चलते हैं। चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, इसका दूसरा नाम भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? सेल और रिटर्न बेसिस। ध्यान से सुनना बेटा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल और रिटर्न बेसिस, व्हाट इज दैट? ध्यान से सुनो। अक्सर करके आपने नोटिस किया होगा, जो दुकान जान पहचान की होती है वहां पे आपको सामान जब लेने जाते हो, अक्सर करके जो बहुत क्लोज है, अगर आप सामान लेने जाते हो तो कई बार ऐसा होता है आपको सामान देता है और आपका मन नहीं है, यार नहीं अच्छा भरोसा नहीं है इस पे, तो वो कहता अच्छा दे जाओ इसको यूज करो, और नहीं पसंद आता तो क्या करो? वापस कर जाना। समझ में आई बात? तो मतलब यू हैव फुल राइट दैट यू कैन परचेज इट और यू कैन रिटर्न इट। तो या तो ये सेल में कन्वर्ट होगा या तो ये रिटर्न आ जाएगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन को सेल और रिटर्न बेसिस बोलते हैं। देखो ये तो नॉर्मल बात रही, लेकिन अब मैं बड़े लेवल पे बात करता हूँ कि मान लो मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी ने, तो आप बताओ कंपनी खुद तो दुकान लगा के बैठ नहीं जाएगी, रिटेलर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। आप बताओ घर में डिटर्जेंट कौन सा यूज करती मम्मी, फेवरेट ब्रांड कुछ तो होगा ना? बाबा रामदेव नहीं, अबे पतंजलि। बाबा रामदेव का कौन? बाबा रामदेव को रगड़ती है। कैसे कैसे बच्चे पकड़ रखे हमने, कह रहा बाबा रामदेव को यूज करती है। बाबा रामदेव ना होके वो क्या होगा, घिसने वाला बार हो गया बेचारा। तो बढ़िया इंसान है, उसका मजाक बना दिया। चलो कोई नहीं, सॉरी रामदेव जी। नहीं कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। सुनो ध्यान से भाई, देखो मम्मियां बड़ी चूजी किस्म की होती हैं, एकदम फेवरेट ब्रांड डिसाइडेड है, उसके बाद आप लाख गुना बेहतर ब्रांड सामने लाकर रख दो, उसमें 10 कमियां निकाल देंगी। होता है नहीं होता? तो आप खुद बता दो कि ऐसे में कंपनी का नया प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा? अगर डिटर्जेंट की मैं बात कर रहा हूँ, चलेगा क्या? भाई वो फेवरेट है, वो फिक्स है, वो चाहे रेट 10 रुपए महंगा भी हो जाए खरीदेंगी भाई, फिक्स हो गया। तो कंपनी क्या करे? कंपनी को रिटेलर तक पहुंचना। रिटेलर क्यों खरीदेगा भाई इस सब चीज को? रिटेलर खरीदेगा तो क्या वो बिकेगा? भाई बात तो यही है, रिटेलर खरीद के लाएगा, वो सेल ही नहीं होगा। क्यों सेल नहीं होगा? क्योंकि खरीदने वालों का तो फेवरेट ब्रांड फिक्स हो गया। तो अब क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। कंपनी ने प्रोडक्ट तो बनाया, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो नया ही प्रोडक्ट बनाएगा ना, कि पुराने वाले को कॉपी पेस्ट कर देगा? चांस ही नहीं है बेटा, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, उसके बाद जेल जाएगा, कंपेंसेशन भरेगा। तो ये सब चीजें तो कर नहीं सकता वो, यानी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन आपको मैंने सिचुएशन बता दी कि कोई खरीदेगा ही नहीं, रिटेलर ही नहीं खरीदेगा। वो यही बोलेगा सर मैं इसको ले जाके क्या करूंगा, कोई मार्केट में खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ या ना जवाब दो मुझे। रिटेलर यही बात बोलेगा कि सर मैं इसको ले जाके क्या करूं, मार्केट में तो कोई खरीदेगा ही नहीं। हाँ या ना? अब आप मुझे जवाब दो, ऐसे में कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी रिटेलर को फुल फ्लेज्ड ऑप्शन देती है कि भाई तू ले जा, अगर ये तेरे से बिक गया तो बेच देना, नहीं बिका तो मेरे को वापस कर देना, मैं इसे वापस खरीद लूंगा। समझ में आई बात? तो कंपनी के लिए ये क्या था, या तो ये सेल होता या तो ये रिटर्न आता। तो दिस इज नोन एज सेल और रिटर्न बेसिस। क्लियर है? पक्का? बेटा आपने अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता नहीं शुरू हुआ, हम अभी पढ़ोगे इसमें। तो ये आपकी यूनिट 3 में मिलेगा आपको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यूनिट 3 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें मिलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप का ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर तभी होगा when either you have consumed it or you have accepted it or you have made the return impossible। या तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, खरीद लिया, भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे को खरीदना है, खत्म बात, ओनर बन गया। क्योंकि जब तक आपने कंफर्मेशन नहीं दिया तब तक तो सामने वाले ने ऑप्शन दिया था ना रिटर्न करने का, तो ओनरशिप का ट्रांसफर तब तक नहीं होता जब तक आप कंफर्मेशन। दूसरा चीज आपने कंज्यूम कर लिया, सो इनडायरेक्टली यू हैव एक्सेप्टेड, आपने उसका कंजम्पशन कर लिया, तो इनडायरेक्टली यू हैव एक्सेप्टेड। हाँ या ना? नेक्स्ट थिंग, यू हैव मेड रिटर्न इम्पॉसिबल, आप रिटर्न करना इम्पॉसिबल कर दिए। कैसे भाई? गायब कर दिया, क्या वापस करोगे? गायब हो गया ना, तो वापस क्या करोगे? पैसे भरना पड़ेंगे। नाउ यू विल बिकम द ओनर, आपको ओनरशिप ट्रांसफर मान लिया जाएगा। खैर इतना मुद्दा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत वहां पे भी कनेक्ट करोगे तो थ्योरी वहां से भी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग की जहां तक बात करोगे दोस्तों, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
देखो आप चैप्टर के नाम के बाद ये अपनी कॉपी पे ये टेबल जरूर बनाओगे। ऑल तो आप कहोगे सर बुक में तो है, कोई दिक्कत नहीं, बुक में है तो क्या दिक्कत है, बुक में तो मैं पढ़ा नहीं रहा, क्या पढ़ा रहा ना, तो इसको नोट्स, ये नोट्स में आपको मेंटेन करना है। ये टेबल आप सबकी कॉपी पे बनना है, ये पूरा, अभी नहीं बाद में बात करूंगा। देखो 3 तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए। 3 कंडीशन, 3 सिचुएशंस हो सकती है। कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअली? रेगुलर नहीं होता, रेयरेस्ट की सिचुएशन, बहुत रेयरेस्ट। फ्रीक्वेंटली मतलब काफी हद तक। न्यूमरसली बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सो देयर आर 3 सिचुएशन। फर्स्ट वन इज कैजुअली। कैजुअली मतलब ये नहीं होता बेटा, कैजुअली मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा, कैजुअली मतलब होता बहुत ही रेयर, बहुत कम। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत रेयरली ही होते हैं, तो क्या उसके लिए आप स्पेशल प्लानिंग करते हो, स्पेशल अरेंजमेंट करते हो? बोलो, नहीं करते। वैसे ही कंपनी इसकी स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करेगी, इसको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेगी। सर अगर सेल नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देगी। आप समझो कि ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल का मतलब क्या होगा कि जब मैं गुड्स भेजूंगा, ध्यान से सुना, इसी का क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा तुम्हें, इसी का क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर कैजुअली ही होता है ये। अब कोई ऐसा दुकानदार होता ही नहीं है बेटा कि वो केवल सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भेजे, है ना। अगर ऐसा होने लगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैजुअली वाला ही सीन क्रिएट होता है। कैजुअली वाले में होगा क्या कि आप क्या करते हो, कभी कभार ऐसा काम करते हो, तो आप खुद बताओ क्या उसका हिसाब अलग अलग से रख पाओगे? नहीं, चांस ही नहीं है यार। अब साल में 1-2 ट्रांजेक्शन है, उसका पूरा रिकॉर्ड अलग से रखो, बहुत मुश्किल है। और रख भी लोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना मुश्किल है। एक पूरी बुक्स बना के रखो अलग से, फायदा क्या? 2 ट्रांजेक्शन लिखने, अलग से बुक बना लूं? नहीं। तो क्या करता है जो शॉपकीपर या जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, उन ट्रांजैक्शन को ऑर्डिनरी सेल की तरह रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। मतलब प्रोविजनली आई एम अज्यूमिंग दैट ये सेल हो गया, ठीक है। मैंने गुड्स दिया तुम्हें, तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सेल हो गया है। कल को तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुम वापस कर दोगे, तो मैं सेल को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, बात खत्म। यानी जब तुमने खरीदा, तुम्हें मैंने दिया था, तो एंट्री क्या करी थी, तुम्हारा नाम डेबिट टू सेल्स। अब क्या करूंगा, जब कैंसिल कर रहे हो तो सेल्स डेबिट टू तुम्हारा नाम, या सेल्स रिटर्न भी यूज करते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। बोलो, ये होता है इसका। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा, टेंशन फ्री मत लो, फ्री रहो, टेंशन मत लो, ठीक है ना। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी फ्री रहो। अभी अभी समझो फिलहाल इसका मतलब क्या है कि मेथड्स क्या बनाए गए हैं। फ्रीक्वेंटली में क्या होता है, ट्रांजेक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, रेगुलर बेसिस पे होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, सेल और रिटर्न जर्नल प्रिपेयर करना होता है, सेल और रिटर्न जर्नल प्रिपेयर करना होता है। 4 कॉलम, अरे बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है तुम्हें, कॉमन सेंस की बात है। क्या है इसमें, देखो ध्यान से। कितने का गुड्स भेजा, इधर नहीं देख रहा, इधर सुनो। कितने का गुड्स भेजा, वो टोटल, कितना एक्सेप्ट हो गया, कितना रिटर्न आ गया, कितना बैलेंस हो गया, बात खत्म। यही है सेल और रिटर्न जर्नल। कितना भेजा, कितना एक्सेप्ट हो गया, कितना रिटर्न आ गया, कितना बैलेंस बच गया, यही तुम्हारा काम करना है इसमें। क्या ये मुश्किल है? तो ये तो आसान है, हाँ या ना। इसमें क्या है, वो तो तुम्हें डिटेल दिया रहेगा, तुम्हें केवल टेबल बना के फिल करना है, काम खत्म, ठीक है। और अगर न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तब क्या करोगे, सर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे तो 2 काम करना है। एक तो सेल और रिटर्न डे बुक बनाना है, और दूसरा क्या करना है, सेल और रिटर्न लेजर बनाना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में, पिछले के पिछले एग्जाम में आ चुका था, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितना? आज तक कभी नहीं हुआ था जो पिछले के पिछले एग्जाम में हुआ था, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन मॉड्यूल का ही था। बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्लास में डिस्कस किया क्वेश्चन, और मतलब मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगता उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, और वो 10 नंबर में आया था। पता नहीं क्यों आया था, आया था तो अच्छी बात है। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, 3 सिचुएशंस देखनी है। पहला कैजुअली वाली सिचुएशन, जहां पे हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन मानकर चलते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या मेंटेन करना है,
सेल और रिटर्न जर्नल, पूरा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सेल और रिटर्न जर्नल प्रिपेयर करना जिसमें 4 बेसिक कॉलम्स होंगे। कौन कौन से, जवाब दो फटाफट। ठीक है, पता नहीं क्या बोला तुम लोगों ने, ठीक लगा, अच्छा। न्यूमरसली अगर ट्रांजेक्शन होंगे तब क्या करोगे, देन यू विल प्रिपेयर सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न। और ये दोनों बुक्स का नेचर क्या होता है, ये मेमोरेंडम बुक्स होती है बेटा, ये थ्योरी में ट्रू फॉल्स में पूछा जा चुका है 1-2 बार, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम बुक्स होता है, कभी ये भी लिख देता कि सेल और रिटर्न जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, सही है। अच्छा, सेल और रिटर्न जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, तो सुन के जवाब दो ना, यही तो करता है वो। उसे पता है बच्चों को क्या चाहिए भाई, कुछ मेमोरेंडम चाहिए बच्चों को, कुछ भी। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो देखने में उनको लगे आसान, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि उस आसान चीज को आसानी से लिखा जाए। अब आपके दिमाग में मेमोरेंडम मेमोरेंडम चल रहा है, आपको वही क्वेश्चन मिलेगा, सेल और रिटर्न डे बुक की जगह सेल और रिटर्न जर्नल लिख देगा, और आपको पूछेगा मेमोरेंडम बुक है, आपके दिमाग में तो चल रहा है हाँ ऐसा ही कुछ था, पढ़ते थोड़े ना, ऐसा ही कुछ था। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम में आपने ओके सही करके आ गए, उसके बाद आपका एग्जाम भी था हो जाएगा, है ना, करते रहेगा आगे। तो बेटा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो ये टेबल आपके बुक में, नोटबुक में बनना चाहिए। चैप्टर का नाम तो ठीक है, उसके नीचे जस्ट ये टेबल आपको बनाना है। बाकी रही बात बहुत बेसिक थ्योरी की, बेटा जो मैंने आपको समझाया कि सेल और रिटर्न क्या होता है, सेल और रिटर्न या गुड्स सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना बताया उतना समझ लेना, और अगर नहीं याद रहता है तो ये पढ़ लेना यार, एक बार ये पढ़ लेना, थोड़ी बहुत बातें होती हैं। How will we maintain accounting record? Let's go for that. ज्यादातर तो कैजुअली वाले ट्रांजेक्शन ही मिलेंगे, मैंने क्या बोला था, ज्यादातर तुम्हें कैजुअली वाले ही अकाउंटिंग करनी होगी, पूरे मॉड्यूल में वही छपा मिलेगा ज्यादातर। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन इसमें है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है तो वो भी करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, नॉर्मल एक क्वेश्चन अज्यूम करता हूँ कैजुअली वाला, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मान लेंगे, कैजुअली, यानी अकाउंटिंग ऐसे करेंगे। लेट सपोज मैंने क्या किया, 1 लाख का गुड्स सेल किया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितने का गुड्स सेल किया, 1 लाख का। एंट्री बताओ, अगर कैजुअली वाले सिचुएशन में जा रहा हूं तो क्या एंट्री करूंगा, मतलब मिस्टर एक्स को बेचा, ठीक है, एक्स को बेचा, तो एक्स डेबिट टू सेल्स, कितने से बेटा, कुछ समझदार हो, 1 लाख से हो जाएगा, इतना तो टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। याद रखना ये प्रोविजनल सेल है, दैट इज नॉट योर एक्चुअल सेल, हाँ या ना। अब हुआ क्या, उसने इसमें से 30,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना, ये सोल्ड था, ये रिटर्न, क्या करोगे फटाफट जवाब दो। तो सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स भी लिख सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि ये नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये तो हमने माना था ना कि ये सेल्स है, पूरा नहीं किया, अच्छा 30,000 किया है। चलो देखो, ध्यान मेरा कहीं और था, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, सेल्स क्यों डेबिट कर रहे हो सर, सेल्स रिटर्न लिखना चाहिए, एक्चुअली देखो दोनों ही सही, मैंने ये नहीं बोला सेल्स रिटर्न लिख दोगे गलत हो जाएगा, बट टेक्निकली आप बताओ क्या ये एक्चुअली सेल था आपका, क्या ये सेल था, ये तो आपने मान रखा था कि ये सेल हो रखा है, क्या ये एक्चुअली सेल हुआ था, नहीं, तो जब आप सेल किए थे तो उस टाइम सेल नहीं था, तो सेल को कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ये समझ लो ऐसा हुआ। तो ये एंट्री भी जेन्युइनली सही है, और अगर आप रिटर्न लिख देते हो तो सही ही माना जाएगा, उसको गलत नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आई बात। आगे चलते देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 50,000 का गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, एक्सेप्टेड, 50,000 का गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान से देखो, अगर 50,000 का गुड्स एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा एक जवाब दो मुझे, एंट्री क्या होगी इसकी, आपको नहीं लगता कुछ बढ़ जाएगा,
सर कैश टू एक्स वही रखी है ना। तो जब मैंने भेजा था तो क्या माना था, सेल हो गया, तो सेल मानकर तो एंट्री करी रखी है, जब एक्सेप्ट होगा तो एंट्री नहीं होगी। याद रखना ये चीज। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ भाई। एक बात बताओ, तुमने जब सेल करा था तो ये एंट्री कह रहा है एक्स डेबिट टू सेल्स कर दो, तो वो 50,000 का एक्स्ट्रा सेल नहीं हो जाएगा? क्या एक्स्ट्रा सेल हो रहा है? नहीं, इसी 1 लाख में से ही एक्सेप्ट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सेल तो हो नहीं रहा है, तो एक्सेप्ट होने की कोई एंट्री नहीं होगी। ये याद रखना। ये मैं आपको जनरली हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, जो आपके क्वेश्चन के जैसा ही है। अभी जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा, तो टेंशन फ्री होकर अभी फिलहाल देखो, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट करने की एंट्री नहीं होगी। बाकी जो बचा, कितना बचा ये बताओ, बैलेंस कितना? 20,000 बैलेंस है। अब आप बताओ, क्या ये बैलेंस हमारा सेल है? भाई अप्रूवल तो मिला नहीं है, आया ना। और अभी टाइम लेफ्ट नहीं हुआ है, मतलब टाइम खत्म नहीं हुआ है अभी। टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम ओवर नहीं हुआ है, सॉरी ध्यान से सुनना, टाइम ओवर नहीं हुआ है। अब आप बताओ मुझे, अगर टाइम ओवर नहीं हुआ है और ये 20,000 का गुड्स मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ, तो क्या ये एक्चुअली सेल होना चाहिए? भाई सेल तो ये शुरू से ही नहीं था, वो मैंने मान रखा है, तो क्या ये सेल में रिकॉर्ड होना चाहिए? ये सेल कैंसिल करना चाहिए या नहीं, ये बताओ मुझे। सेल कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब सेल को कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से जवाब दो। एट द एंड ऑफ द ईयर सेल को कैंसिल करने के लिए क्या एंट्री होगी, फटाफट जवाब दो मुझे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने से? 20,000, सॉरी ठीक है, कितने से? 20,000 से। ये एंट्री याद रखना, यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं लिखना बेटा, मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कोई टीचर आपको ये भी बोल दे कि नहीं जी सही है, एग्जामिनर भी ऐसे हो सकते, लेकिन ये गलत कोई कर नहीं सकता। हो सकता है सेल्स रिटर्न लिखने पे कोई सही कर दे, मेरे हिसाब से टोटली गलत है, क्योंकि सेल्स रिटर्न है ही नहीं ये। ऑल्दो आईसीएआई के मॉड्यूल में भी ये चीज बोली गई है कि दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न, तो व्हाट वी हैव टू फॉलो, बॉस इज ऑलवेज राइट, आईसीएआई वो तो बोल ही रहा है, तो हमें करना ही वही है, जो बोल रहा है वही करेंगे ना भाई, अपनी तो चला नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम तो उन्हीं को कंडक्ट कराना है। सो रिमेंबर वन थिंग कि ये आपका सेल्स रिटर्न नहीं है, क्या कैंसिल कर रहे हो आप? सेल्स कैंसिल कर रहे हो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? सर इतना ही खत्म नहीं करना है, इतना ही खत्म नहीं करना, आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट में आता है फाइनल अकाउंट में ये, तो एडजस्टमेंट में यही लास्ट वाला पॉइंट आता है बेटा, जो लास्ट में लिख रहा हूँ, ये बैलेंस वाला है ना, यही आपके फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट के रूप में मिलेगा। तो याद रखना, इसकी एक एंट्री तो ये हो गई कि सेल कैंसिल हो गया, ठीक है। बोलो सर, एक एंट्री और होगी, क्यों और कैसे? क्या ये अमाउंट मेरे स्टॉक में शामिल होगा? कहाँ होगा, कहाँ हुआ? होना चाहिए ना, लेकिन क्या ये ऑलरेडी होगा? नहीं है भाई, ये हमारे स्टॉक में नहीं इंक्लूडेड है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है? क्योंकि ये गुड्स मेरे पास था ही नहीं, मैंने तो इसे सेल मानकर काम किया था, तो ये अभी अल्टीमेटली सेल नहीं हुआ, सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर स्टॉक। यस नो? स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, हाँ या ना जवाब दो। तो स्टॉक में इंक्लूड करेंगे, बोलो बेटा। तो स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए क्या करना है, जवाब दो मुझे फटाफट। सर स्टॉक में ले जाने की एंट्री करेंगे। स्टॉक में ले जाने की एंट्री क्या होगी? आता हूं बेटा, 1 मिनट वेट करना। एक मिनट वेट करो बेटा। अभी दिख रही ना? स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी आ गई ना स्क्रीन? यस सर। चल गुड। तो मैं यहाँ पे था, देखो ध्यान से, स्टॉक में ले जाने की एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? बेटा स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे? इन जनरल इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और
NRV whichever is lower. I'll tell you when we will go for inventory valuation. आपका चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूनिट 1 मॉड्यूल 1 में ही है, चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे तब देख लेंगे, अभी फिलहाल बात करता हूँ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन यानी स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी की अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मार्केट प्राइस को ही जनरली हम क्या मान लेते हैं, एनआरवी मान लेते हैं। मार्केट प्राइस को ही जनरली हम क्या मान लेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? तो याद रखना मार्केट प्राइस ही जनरली एनआरवी कहलाता है। तो बेटा एक बात बताओ, मार्केट प्राइस यानी सेल वैल्यू जनरली, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि दैट गुड्स हैज बीन सोल्ड, ध्यान से सुनना, सोल्ड जो सेल हुआ है एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, क्या बोल रहा हूं मैं, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। अब आप मुझे एक बात बता दो, पहले तो फिलहाल वो कैलकुलेशन छोड़ो 20% क्या था क्या नहीं था, अभी मैं उस पर आऊंगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने जाओगे, मैं फिलहाल इसको रफली लिख रहा हूं, मतलब नॉर्मल वे में लिख रहा हूं कि कॉस्ट चाहिए या मार्केट प्राइस यानी सेल वैल्यू, हाँ या ना भाई, एक ही बात है। अभी फिलहाल यही समझो, सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होगा, मार्केट प्राइस, ठीक है ना बेटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन फ्री होगी, पहले सुनो तो, अभी बता ही तो रहा हूं, सुनो। जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, सुनो ध्यान से, फिलहाल स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करूं, अभी वापस आता हूं। अच्छा ये अभी तक 20,000 तक की एंट्री समझ में आई है ना, पहली एंट्री समझ में आई है सेल करने की, दूसरी रिटर्न की, एक्सेप्टेड की एंट्री नहीं होगी, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है कस्टमर के पास उसकी 20,000 की एंट्री होगी। ये इतनी समझ में आई ना, जवाब दो। तो फिर टेंशन क्यों लेना, अगर इतना यस सर। या तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको इस चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी है बेटा, इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ वरी, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो कि वैल्यूएशन कैसे करना है, ये रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रूल है, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी का पता नहीं, अगर नहीं पता तो हम सेल वैल्यू को ही, वैसे इस चैप्टर में आपको सेल वैल्यू ही मिलेगा, तो सेल वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, एनआरवी, ठीक है। दोनों में जो कम होगा उस पर वैल्यूएशन करेंगे, दैट्स इट। ये ओके है, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये रूल है भाई, कॉस्ट और सेल वैल्यू या मार्केट प्राइस छोड़ो ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ये याद रहेगा। मैं चलो तुमको एकदम सिंपलीफाइड करके देता हूँ, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस को ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा प्रोडक्ट प्रॉफिट पे बिक रहा है तो मार्केट प्राइस कम होगा या ज्यादा, अंडरस्टूड है कि भाई हमें इस लॉजिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, वैल्यूएशन किस पे करना है, बोलो बेटा। अगर मैं प्रॉफिट लेके गुड्स बेचता हूं, so in each and every situation the market price will be higher, because मैं तो प्रॉफिट लेके बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट तो ऐड होता है कॉस्ट के ऊपर, तो ज्यादा ही होगा ना मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा और मेरा वैल्यूएशन किस पे होता है, तो इन ऑल द केसेस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा जनरली, so in general inventories are valued at cost, but if the market price is below cost तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होगा, तो ये टेंशन मत लो, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। फिलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस पे वैल्यूएशन करेंगे, फिलहाल किस पे, कॉस्ट पे, ठीक है बेटा। स्टॉक जो वैल्यूएशन होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट पे। अब आप बताओ, देखो ये जो बाकी का है वो तो हिसाब लग गया, मेरे को लास्ट वाले का बताना है, स्टॉक कितना है सर, सेलिंग वैल्यू है स्टॉक की 20,000, तो कॉस्ट कितना आएगा सर, प्रॉफिट हटा दो कॉस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट क्या था, 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे 20%, और ये है क्या तुम्हारा, ये सेल्स ही तो है, ये सेल्स ही तो है। 20% कितना होगा सेल्स का, 4,000, हटा दो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 16,000। और एंट्री क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी, एसेट होता है तो डेबिट या क्रेडिट, स्टॉक एसेट होता है तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो ध्यान से देखो क्या बीमारी
कभी सच में मेरे को सैनी जी आप इसमें क्या करेक्शन करने आ रहे हैं? मतलब अब तुम ही लिखोगे बेटा, सही है, लिख लो, मन भर जाना चाहिए और क्या। देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर डेबिट, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट और टू क्या बोलो, स्टॉक कहाँ जाता है? फाइनल अकाउंट पढ़ने के बाद भी ये हालत है। तुम्हें अभी बताया था मैंने कि तुम्हारा ये एडजस्टमेंट होता है फाइनल अकाउंट में, आखिरी वाला पॉइंट बताया था नहीं बताया था, याद भी दिलाया था। तो भाई फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है, स्टॉक कहाँ जाएगा फिर? तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है ना? बोलो बेटा। तो फाइनल अकाउंट में अगर आ जाता कि 20,000 of the goods has been left with the customer on sale or return basis, ये आपका केस है। क्या है? एडजस्टमेंट है कि 20,000 का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो पहली एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री, सेल को कैंसिल करेंगे, सेल्स डेबिट टू कस्टमर, बात खत्म। सेल्स डेबिट टू कस्टमर, बात खत्म हो गई। वो कितने से होगी? पूरे 20,000 से। यानी आप क्या कर रहे हो? सेल्स में से माइनस करोगे 20,000 और कस्टमर यानी डेटर में से माइनस करोगे 20,000। एक एडजस्टमेंट तो ये हो गया, मतलब दो हो गया बेसिकली, आया ना? कहां कहां से माइनस हो गया? सेल्स में से 20,000 और डेटर्स में से 20,000, खत्म हो गया। उसके बाद इसको कहां ले जाओगे? सर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना उसी में ऐड करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक में क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक खुद दो जगह जाता है, एक तो यही लिखा हुआ कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा कहां जाता है? तो बैलेंस शीट में ही पहुंच जाएगा। अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया तो जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक जाएगा वहां ये चला जाएगा। क्लियर है? ये पक्का? तो ध्यान से समझो, दिस इज द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट। कि आपको अगर बोलता है कि जो कस्टमर है उसके पास 20,000 का गुड्स है और वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस था जिसका अप्रूवल नहीं मिला, अब जनरली यही अज्यूम भी करोगे कि अप्रूवल नहीं मिला, तो बताओ क्या करोगे? सर पहले सेल्स से माइनस करेंगे, फिर डेटर से माइनस करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देंगे जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक, बात खत्म। क्लियर? तो यही एडजस्टमेंट था फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो बात हुई, यहाँ तो एंट्री करके देनी है। आप बताओ क्या ये अभी एंट्री समझ में आई नहीं आई? ये बताओ, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया नहीं आया? पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या यस सर। हम इसे नॉर्मल सेल मान लेंगे, है ना? दूसरा बताओ, अगर एक्सेप्ट हुआ तो कोई एंट्री नहीं, एक्सेप्ट होगा तो कोई एंट्री नहीं, रिटर्न होगा तो सेल कैंसिल हो जाएगा, है ना? और लास्ट में जो अप्रूवल है, बैलेंस बच गया, उसका क्या करोगे? सबसे पहले सेल कैंसिल करेंगे और उसके बाद उसको स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। सेल कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? सेल्स डेबिट टू कस्टमर, सेल्स डेबिट टू कस्टमर, और उसके बाद डेबिट टू स्टॉक विद कस्टमर, एक्चुअली डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? पक्का? तो ये आपको याद रखना है बेटा। अभी तो ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से बताया, अब आपको मैं ले चलता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन पे। कंसेप्ट इतना ही है बेटा, कैजुअली वाला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हियर इट इज। नहीं बेटा, स्टॉक में 20,000 नहीं आ सकता, स्टॉक कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगा। स्टॉक में 16,000 आएगा, 20,000 नहीं। मैंने 20 लिखा है क्या? अच्छा, अमाउंट लिखा ही नहीं, ये 16,000 आएगा। कॉस्ट पे आएगा ना तो 16,000 आएगा। 16,000 कैसे आया? देखो 20,000 का सेल वैल्यू था और प्रॉफिट था 20%, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। 4,000 ये प्रॉफिट हटा दो तभी तो कॉस्ट आएगा। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कॉस्ट आ जाएगा 16,000, जो कि मैंने आपको बताना। अभी टेंशन फ्री रहो, अभी पहला इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, टेंशन फ्री रहो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में अब तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन रहेगा, तो ये पूरा क्वेश्चन कराना ही है, उसका टेंशन ना लो। देखो ध्यान से, P sends goods to its customer on sale or return basis. The following transaction took place during 2019. September 15, send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33 whole 1/3%. ये cost पे profit percentage है, याद रखना, sales पे नहीं है।
तो पहले तो अभी मैं एंट्री करता हूँ, देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ध्यान से सुनना बेटा, और साथ साथ रिप्लाई भी देना जरूरत पड़ने पे। जर्नल एंट्रीज चले, क्लास में केवल 11 बच्चे हैं अभी, और ये जितने भी बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं इनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। ये जितनी रिकॉर्डिंग होने का मतलब ये नहीं मैं आपको वापस भेजूंगा, मैं भेजूंगा ही नहीं, मैं कहीं अपलोड नहीं करूंगा, आप देखते रहो मजे लो। जितने भी बच्चे क्लास में नहीं है ये याद रखना है आप लोग, ये जितने भी, और जो एब्सेंट हो रहे हैं उनको ये सबक मिलेगा, टेंशन मत लो बेटा। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही पत्थर दिल इंसान हूं, सच्ची बताऊं तो, है ना। अगर आप ऐसी बदमाशियां करते रहोगे ना बेटा, तो मैं, देखो, और ये रिकॉर्ड रहा है, जिसका सपोर्ट करना मैंने बंद करा ना, वो जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि सीए बन पाया हो। तो ऐसा कभी मत करना कि ऐसी हरकतें करो। अब तुम देखो, मैं सपोर्ट कब बंद करूंगा, जब तुम खुद नहीं एफर्ट्स लगाओगे। रिकॉर्ड है बेटा, ये याद रखो। फाउंडेशन क्लियर करवा दूंगा, इंटर भी क्लियर करवा दूंगा, फाइनल नहीं होगा, याद रखना। सपोर्ट तो तुम्हें अल्टीमेट तक चाहिए, आखिरी हद तक चाहिए, ये याद रखना ये चीज। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको जरूरत पड़ती रहेगी। और दूसरी चीज, आपकी जरूरत पे मैं, देखो, हमेशा एक बात बता दूं, एक बात आपको एकदम क्लियर करके दे दूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूं, इसलिए मैं क्लास में ही सीधा बोल देता हूं, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं सीधा बोल के जाता हूँ। आपको मैं तभी सपोर्ट करूंगा जब आप पढ़ने वाले दिखोगे, आप पढ़ने के लिए एफर्ट्स लगाओगे, आप आगे आओगे। अब आपको मैं ऐसे नहीं जबरदस्ती घसीट घसीट के लेकर जाऊंगा, बेटा एक दो बार एफर्ट करूंगा, 2 से 4 बार कोशिश करूंगा, चलो नहीं पढ़ रहा तो एक बार समझा दूं, मैं पीछे पढ़ के नहीं रगड़ता भाई। उसमें बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट्स लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करूंगा। एग्जैक्टली exactly। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप सपोर्ट आगे बढ़ना चाहोगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, मैं बाकी टीचर से ज्यादा सपोर्ट करूंगा आपको, ये भी गारंटी लिख के दे सकते हो ये बात। लेकिन अगर आप पीछे हटोगे तो मैं धक्का दे दूंगा आपको पीछे, याद रखना। मतलब मेरी फिलॉसफी थोड़ी ये है कि अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो उसको समझाऊंगा, कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथी बार मदद करूंगा, धक्का मैं ही दूंगा, है ना, ये समझ लो। तो बेटा अब आप खुद समझदार हो, अगर आप क्लास छोड़कर भागोगे, बिना रीजन आप क्लास छोड़ोगे, आप ये उम्मीद रखोगे कि आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्यों रिकॉर्डिंग दो बेटा, क्या आप यहाँ अगर लाइव क्लास में आते, यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जाता, तो क्या आपको रिकॉर्डिंग मिलती? बोलो। आप रेगुलर क्लास में रहो। अगर आप देखो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है कि आप नहीं आ सकते या क्लास नहीं अटेंड करते, वो एक्सेप्शनल सीन होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सीन डेली थोड़ी ना होगा। और ऐसा भी नहीं होता एक सेशन में आएगा दूसरे सेशन में एक्सेप्शनल सीन क्रिएट हो जाएगा। बोलो। तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। और चलो वो तो मैं करा ही लूंगा, रेगुलर तो मैं करा ही लूंगा। मैं बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मुर्दों से काम निकलवा लूं, तुम तो फिर भी सांस लेते हुए हो। बताता हूँ इनका इलाज करता हूँ, एक बार बुलाऊं तो पहले, अभी मैं हरियाणा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बुलाता हूँ, यही बताऊंगा फिर मैं। देखो, रिजल्ट लाने के लिए, पास कराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बुला के यहाँ सामने खड़े करके तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ, पिटाई तक करवा सकता हूँ, ये याद रखो। क्योंकि मुझे भाई रिजल्ट चाहिए, और आई थिंक तुम्हें भी रिजल्ट ही चाहिए। तो जब दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है तो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग। बोलो। यस सर। जब ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है तो रास्ता भी एक ही होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? अगर, एक बात बताओ, मतलब किसी टीचर को शौक लगा है क्या? मैं ये क्लास घर से नहीं ले सकता था, यहाँ एक लैपटॉप रखता, आराम से घर से पढ़ाता, यहाँ से तुम्हें आवाज भी आती, सारी चीजें होती, लेकिन मैं यहाँ के क्यों पढ़ा रहा हूँ? शौक लगा है? या मैं कोरोना का इंश्योरेंस कोरोना से ही करवाया हूँ, चाइनीज इंश्योरेंस ले रखा है कि मेरे को कोरोना नहीं हो सकता, या समथिंग लाइक मेरे पास रिस्क नहीं है तुमसे कहीं ज्यादा रिस्क मेरे ऊपर है। फिर बेटा, किसी भी चीज को, सारे टीचर्स डायबिटिक टीचर हैं यार, उनके लिए काफी डेंजरस है, लेकिन वो भी आते हैं बेचारे पढ़ाते हैं। बच्चे उसका क्या रिजल्ट दे रहा है वो देख लो, क्लास छोड़कर गायब हो। एक काम करो, नए सेशन के लिए ज्वाइन करो।
ताज्जुब होता है, मतलब क्लास छोड़कर गायब होकर मैसेज करते सर नेटवर्क इश्यू है। भाई साहब